जरा ध्यान से देखो इस वीडियो को। ये पानी नहीं है, ये मौत की वो दीवार है जो बड़ी बड़ी इमारतों को ऐसे निगल गई जैसे कि वो ताश के पत्ते हों। गाड़ियों को छोड़ो, लोहे के और कंक्रीट के बड़े बड़े पुल ऐसे बह गए जैसे वो कोई खिलौना हो। 160 से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं और 500 से ज्यादा लोग कहाँ हैं, किस मलबे के नीचे दबे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। 133 से ज्यादा हमारे भारतीय भाई बहन जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे, वो अपनों से हमेशा के लिए दूर हो गए। गुस्सा इस बात पर नहीं आता कि कुदरत ने तबाही मचाई, बल्कि असली गुस्सा इस बात पर आता है ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं है। ये एक ऐसी मौत थी जिसकी तारीख पहले से ही तय थी। ठीक अब से 13 महीने पहले जब इसी इलाके में तबाही आई थी, तब बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़ी बड़ी कमेटियों ने एक 100 पन्नों की रिपोर्ट छापी थी और लाल अक्षरों में लिखा था, ये इलाका एक टाइम बम है, यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फीली झीलें फटने की कगार पर हैं। अगर हमने आज कोई कदम नहीं उठाया तो ये तबाही दोबारा से आएगी और इससे भी भयानक आएगी। नेताओं और अफसरों ने रिपोर्ट पढ़ी और उसे अनदेखा कर दिया, फाइल बंद हो गई और सब भूल गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 13 महीने तक क्या हुआ? क्या उन पहाड़ियों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे? क्या चीन की सीमा से लेकर नेपाल के निचले गांव तक कोई ऐसा सेंसर लगा जो पानी आने के 15 मिनट पहले सायरन बजा दे? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर चीन बॉर्डर से पानी चलाता तो रसुआ और नुवाकोट के लोगों तक खबर पहुंचने में 20 मिनट का वक्त था। जी हाँ, 20 मिनट। 20 मिनट में इंसान भाग सकता था। एक माँ अपने बच्चे को सीधे से लगाकर ऊंचे टीले पर चढ़ सकती थी। एक बूढ़े बाप को सहारा मिल सकता था, लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्हें मिली सिर्फ एक खौफनाक चीज। जब सुबह 9 बजे मलबे और बर्फ का वो दैत्य उनके घरों में घुस आया। और सच तो ये है, जब जब पहाड़ धंसता है, केदारनाथ या नेपाल जैसी तबाही होती है, हम 2 दिन तक मोमबत्ती जलाते हैं, टीवी पर दुख जताते हैं, फिर क्या करते हैं? अपने अपने काम में लग जाते हैं। हम इसको कुदरत का कहर समझकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे कुदरत का कहर नहीं है ये इंसानी नाकामी है। जब आप पहाड़ियों की चेतावनियों को इग्नोर करके जब आप कमीशन खाओगे तो कुदरत बदला नहीं लेगी तो और क्या करेगी? उन 13 महीनों में सिर्फ एक सायरन लगा दिया गया होता। अगर उन गाँवों को खाली करने का प्लान बना दिया गया होता तो आज सैकड़ों परिवार अनाथ न होते। आज एक माँ अपने बच्चे का सब मलबे में नहीं ढूंढ रही होती। अब कुछ लोग आकर बोलेंगे कि ये तबाही सरहद के पार हुई है, हमें क्या? अरे उस मलबे के नीचे हमारे 133 भाई बहन भी दबे हैं। वो तीर्थयात्री जो अपनों की सलामती की दुआ मांगने गए थे, आज वो खुद लाश बन चुके हैं। और सबसे बड़ा डर क्या है जानते हो? जो ग्लेशियर आज नेपाल में टूटा है, वही हिमालय हमारे उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में भी खड़ा है। रिपोर्ट वहाँ भी धूल ही फाँक रही है, चेतावनी वहाँ भी दी जा रही है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? हम शांत बैठे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि जब तक पानी हमारे दरवाजे तक नहीं आता तब तक खतरा दूसरों का है। अगर आज भी हमने इस लापरवाही पर आवाज नहीं उठाई, अगर आज भी हमने अपनी सरकारों से अपने हिमालयी इलाकों की सुरक्षा के लिए कड़े सवाल नहीं पूछे, तो याद रखना, जो खौफनाक मंजर आज नेपाल में दिख रहा है, कल वही मंजर हमारे किसी पहाड़ी शहर में होगा। और कुदरत सरहदें नहीं देखती, नदियाँ पासपोर्ट नहीं मांगती। ये बाढ़ सिर्फ नेपाल का दर्द नहीं है, ये पूरी इंसानियत के मुंह पे एक तमाचा है। और अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगली बार कागजों पर गिने जाने वाले सारे नाम हमारे अपनों के होंगे। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अपनी राय कमेंट में लिखना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।